40 ख़ानदान जो हैं वो इस मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं, 40 ख़ानदानों को पाल रहे हैं। मैं, आप और पाकिस्तान के गरीब अवाम, 25 करोड़ अवाम, ये 40 ख़ानदान जो हैं इनकी IPPs में कितने शेयर्स हैं और ये किस तरह से पाकिस्तान के गरीब अवाम का खून निचोड़ रहे हैं। और अगर बिजली के बिल्स की बात की जाए, IPPs की बात की जाए, बिजली के बिल्स न जाने लोग अपने घरों की चीज़ें बेच के, बाप वालदैन अपनी बच्चियों के जहेज़ बेच कर बिजली के बिल्स उतार रहे हैं। ये 40 ख़ानदान कौन है जो IPPs में जिनकी शराकत दारी है? इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी नदीम बसरा साहब। बसरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। मेरा दिमाग ख़राब हो गया जब से मुझे पता लगा भाई ये 40 ख़ानदान दिमाग ख़राब करते जा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के अवाम का खून निचोड़ रहे हैं। गौहर एजाज साहब ने, उनका एक बयान सामने आया, उनको ये भी कहा गया कि जी आपको, अगर आपने हमारा ये इस केस से पीछे ना हटे तो उनको जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है। भाईजान, ये 40 ख़ानदान IPPs के कौन हैं जो दिन रात पाकिस्तान के अवाम का, गरीब अवाम का खून निचोड़ रहे हैं? वक़ार साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान का मैं ये कहूँगा कि अलमिया ये है कि पाकिस्तान एक पसमानदा मुल्क है, एक तरक्की पजीर मुल्क है। और तरक्की पजीर ममालिक की सबसे बड़ी ख़ामी आप कह लें ये होती है कि वहाँ की जो अशराफिया है वो ताकतवर होती है और अवाम हमेशा ही नीचे, वह तबका जो है दबा रहता है। अब आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के वो 40 ख़ानदान कौन से हैं। देखिए, मुझे ना वो फिर एक बहुत 18वीं सदी में मुतरजम थे फ्रांस के एंटोन, उन्होंने अली बाबा 40 चोर, वो एक बड़ी मशहूर कहानी ठीक है। है, बिल्कुल ठीक है। फिर उस पर ड्रामे भी बने, उन्होंने उनका तर्जमा किया था। वो क्या था, वो अली बाबा एक लकड़ आ रहा था, उसको एक ख़जाना मिल जाता है, 40 चोर उसके पीछे लग जाते हैं। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में भी यही हाल हो रहा है कि अली बाबा जो है वो पाकिस्तान की आवाम है और जो 40 चोर हैं ये 40 ख़ानदान ये हैं। वही 40 ख़ानदान, ये ठीक है, 40 बिल्कुल ख़ानदान ठीक है। है जो ख़जाने को लूटना चाह रहे हैं। अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है, देखिए, पाकिस्तान की जो आवाम है, जो मेहनत का तबका है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ से तो बाहर जाए जा रहे हैं। बाहर जाके वो मेहनत करते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर अपने जो आपके रेमिटेंसेज हैं वो इधर भिजवाते हैं, जितने भी आपके पैसे यहाँ पे भिजवाते हैं। लेकिन अलमिया ये होता है कि उनका पैसा यहाँ पे आता है, यही 40 ख़ानदान मुख्तलिफ हवालों से लूट के यहाँ बाहर इलाज के लिए जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं और हर तरीके से याशी करते हैं। पाकिस्तान में ये कोई नई रीत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि गौहर एजाज साहब, उन्होंने एक बड़ा, जिसे कहते हैं, बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा ली है। यहाँ पे ये बात करना आसान काम नहीं है। यहाँ पे एक दिन कोई बात करता है तो अगले दिन वो नज़र नहीं आता। उन्होंने कहा है कि मुझे जान का खतरा है, मेरी जान को खतरा है। हर उस आदमी की जान को खतरा है जो अपने हकूक़ की आवाज़ को बुलंद करता है, अवाम के हकूक़ की तर्जमानी करता है, वो किसी प्लेटफॉर्म पे भी आके करे। अब अनफॉर्चुनेट ये है कि पाकिस्तान के अंदर कहीं भी कोई भी आप देखें ना, लोगों के अदालतों से भी एतमाद उठ जाता है। आपके अदारे जो हैं उनकी तरफ भी सवालिया निशान उठते हैं। आपकी हुकूमत तो है ही ऐसी कि उसकी तरफ कोई, किसी बंदे को कहीं से कोई उम्मीद नहीं नज़र आती। कहीं से कोई छोटा सा एक जुगनूनुमा जो रोशनी सामने आती है ना, लोग उसके पीछे लग जाते हैं। गौहर एजाज साहब की मिसाल भी ऐसी है कि उन्होंने कहा है कि मैं इन ख़ानदानों को बेनकाब करूँगा, इनकी फहरिस्तें पब्लिक होनी चाहिए। ये ख़ानदान कौन है? ये ख़ानदान वही हैं जो अरसा दराज से पाकिस्तान की अवाम पे मुसल्लत किए गए हैं और उन्होंने हुक्मरानी की है। ये उन्हीं ख़ानदान के, कोई किसी का भांजा है, कोई भतीजा है, किसी के दामाद है, किसी का बहनोई है, किसी का। इन्हें तरस नहीं आता पाकिस्तान के अवाम पे? 30 का यूनिट 60 का बेच रहे हैं और कई ऐसे बिजली घर हैं जिन्होंने बिजली नहीं बनाई लेकिन पेमेंट उनको उसी तरह से जा रही है। तर्स की बात देखें, तर्स के लिए आपके अंदर के एक ज़मीर की आवाज़ होती है। मुझे लगता है ज़मीर कि नहीं है इनमें। ये बेज़मीरे से लोग हैं। ऐसा ही है। आप देखें कि लोग सिर्फ आपको 8-10 हज़ार रुपये से लेके 50 हज़ार रुपये तक जो बिल है, जो लोग जाते जाके आप वहाँ पे उनको वो बिल देने की सकत नहीं है। भाई, वो 2 वक्त की क्या, 1 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते और फिर वो कहाँ से इतने बिल देंगे? ये चीज़ें इंडिकेट करती हैं आपके मुआशरे के बिगाड़ की। यही सूरत हाल हुई है बंगाल में। ऐसा ही आप है, ये ऐसा ही है, देखें ना, बिल्कुल ठीक कह वहाँ रहे हैं पे आप, बिल्कुल ठीक है। चंद अगला सवाल यही था मेरा। हाँ, वहाँ पे चंद जो दर्जन नौजवान निकले हैं, लेकिन वहाँ पे नौजवान की जो तलबा तहरीक थी, उन्होंने कहा कि हमने बदला ले लिया है और ये चीज़ें, ये हमारे, हमको ठीक है। दुनिया के बहुत दूसरे खिते में नहीं है कि चीज़ें ना आए। वहाँ भी बांग्लादेशी जो नौजवान हैं, उन्होंने कहा कि हम तीसरी मरतबा आज़ाद हुए हैं।
और तीसरी मर्तबा आज़ाद होने का मतलब यह है कि उन्होंने कहा कि बंगाल को बुनियादी तौर पे भारत की रियासत बना दिया गया था। हमारे वहाँ पे निसाब मैं की समझ गया हूँ। सारी चीज़ें वहाँ से आ रही थी। ये एक तहरीक शुरू हुई है, और ये ना सोचे कि ये खित्ते में इस किस्म की जो तहरीकें हैं आपकी आवाम बेखबर रहेगी। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल दौर है। जो तहरीकें किसी दुनिया के किसी कॉर्नर में भी उठती है ना, उसका कहीं ना कहीं कोई चिंगारी आपके मुल्क में भी आ सकती ऐसा ही है। है। ये सोचना चाहिए उन सारे लोगों को। बाकी ये है कि बाकी इस पे जो आप बात कर रहे हैं भाई, IPPs का अगर ये शोर चल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि ये हुकूमत उन लोगों के नाम सामने लेके आएगी। वो खुद को नंगा करने वाली बात है। इसमें मौजूदा हुक्मरान जो हैं वो भी नंगा होंगे, इससे जो पहले वाले वो भी नंगा होंगे। इसमें PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी के सारे लोग शामिल हैं। सब लोग शामिल हैं। ये ना कहेंगे इस तमाम में सारे नंगे हैं, सच्ची सारे बात नंगे। ये है। अब दूसरे नंबर पे बात ये है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि गौहर एजाज साहब जो हैं उनका एक ख़ास तौर पे नुक्ता नज़र ये है कि वो भी किसी सीट के ख्वाहिशमंद है। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। आपने खबर भी दी थी अपने टैलेंट न्यूज़ के एक प्रोग्राम में। जी, मैंने वो बताया था कि आपके अक्टूबर नवंबर में कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल बन सकती है। अब कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर में ये जिम्मेदारी शायद गौहर एजाज साहब के कंधों पे डाल दी जाए कि आप IPPs का मसला हल करें। ये गवर्नमेंट को हम जो है वो घर भिजवाते हैं। आप कोई ऐसा सेटअप लेके आएँ जिसके अंदर कोई इंटरम सेटअप हो। कौमी हुकूमत तो नहीं बनेगी, इंटरम सेटअप में आके, ताकि ये जिम्मेदारी गौहर एजाज साहब उठा लेंगे। इतनी बात कर रहे हैं, उनके अंदर कोई ना कोई उन्होंने फार्मूले छुपाए होंगे ना भाई। ठीक है। तो हो सकता है कि वो इस तरफ भी आ जाएं वो अपनी। लेकिन बहरहाल कि मुझे तो उनकी नीयत में शक नहीं है। वो अवाम की बात कर रहे हैं, और अवाम की बात जो भी करेगा मेरा ख्याल है अवाम की तरफ से उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा हमेशा। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम के लिए। गौहर एजाज साहब, सबसे पहले मैं आपके साथ हूँ। उसकी वजह यह है कि हम लोग जब बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो लोग तो परेशान हैं। कोई अपनी बाइक बेचकर, कोई रिक्शा ड्राइवर अपना रिक्शा बेचकर, कोई बिजली की मोटर, पानी की मोटर बेचकर, कोई अपनी बेटी का जहेज़ बेचकर बिजली का भारी बिल उतार रहा है। तो खुदा का वास्ता इन लोगों को थोड़ी शर्म दिलवाएं, इन्हें होश के नाखून लेने चाहिए कि एक गरीब शख्स, ऐसा मेहनत कश इंसान जो 2 वक्त की रोटी न जाने किन हालात में अपने बच्चों को खिला रहा है, इज़्ज़त की रोटी खिला रहा है, वो आप लोग मिल के IPPs वाले उससे वो जो इज़्ज़त का नवाला है वो भी छीन रहे हैं। आप इंडस्ट्री देख लें, इंडस्ट्री कहाँ पहुँच गई। फैसलाबाद का जो ताजर तबका था वो परेशान है, वो परेशान है। उनके उनके मुतालबात बिल्कुल जायज़ हैं। आप लोगों ने, सियासतदानों को मुखातिब करूँगा, 3-3 बारियाँ लीं, 4-4 बारियाँ लीं। एक इल्ज़ाम लगाता है दूसरे के कंधे के ऊपर, वो कहता है जी उसने IMF से कर्जा ले लिया, उसका गंद हम साफ़ करने आ गए, उसके गंद का टोकरा जो है वो हमारे सर डाल दिया। तो ये एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी बंद करें, और खुदा का वास्ता इस मुल्क के गरीब आवाम के बारे में सोचें, जिनके वोट लेकर आप लोग अरबाब इख्तियार बनते हैं, आप लोग पार्लियामेंट में जाते हैं। गौहर एजाज साहब, हम आपके साथ हैं, बीइंग ए जर्नलिस्ट हम आपके साथ हैं। भाईजान, इनके नाम पब्लिक करें, लोग आपको झोलियाँ उठा उठा के दुआएं देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।